Hello everyone, I am Said Malik और वी आर स्टार्टिंग टुडे द न्यू चैप्टर दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। और आज से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 11 के लिए। तो इसमें हम सारी चीज़ों को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं आता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी को बहुत कुछ आता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नीट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि फंडामेंटल्स की बात आती है तो वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बाकी फिर अपना लेवल बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड। तो एक्चुअली हम लिविंग वर्ल्ड तो पढ़ लेंगे, लेकिन हम लोग को सबसे पहले तो ये जानना चाहिए, हम बेसिक्स का एक ये लेक्चर ले रहे हैं, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम जानेंगे कि एक्चुअली लिविंग वर्ल्ड बनने से पहले लिविंग सेल हमारी अर्थ पे कैसे आई, कैसे एबायोजेनेसिस हुआ या बायोजेनेसिस हुआ, कैसे हेटेरोट्रॉपिक सेल्स बनी, प्रोकैरियोट्स बनी, प्रोटोजीन्स बने, और आरएनए डीएनए वर्ल्ड, उन सब के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। हेल्डानिक एक्सपेरिमेंट को देखेंगे इसी लेक्चर में, और फिर हम जब सेल पे पहुंच जाएंगे, लिविंग पर पहुंच जाएंगे, फिर हम अपनी बायोलॉजी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जूलॉजी, साइटोलॉजी, तो ऐसे करके मतलब हम लोग डिवाइड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए, सबसे पहले फंडामेंटली हमारे पास में अर्थ है। तो अर्थ भी यहाँ पर ग्रीन दिखा रखी है, प्लांट्स दिखा रखे हैं, वाटर दिखा रखा है, लेकिन हम लोग और पीछे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर हम अपनी अर्थ की स्टडी करते हैं तो हमको अर्थ में डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और अपना ट्रोपोस्फीयर। लेकिन जो हमारा लाइफ जिसमें आप पॉसिबल है इस टाइम, तो वो बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर कॉम्बिनेशन होता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड दूसरा हमारा जो भी एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन होता है। और ऑक्सीजन मतलब जितनी भी जो जीने लायक जो गैसेस होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। देखिए, अर्थ के हम पार्ट्स देख ले रहे हैं। जो हमारे अर्थ का सेंट्रल पार्ट है उसको हम लोग कोर बोलते हैं, इसको बैरिस्फीयर भी बोलते हैं, क्योंकि बार मीन्स क्या होता है, प्रेशर। तो ये जो एरिया है वो प्रेशर में रहता है, और इसमें जो NeFe मतलब इसमें निकल और फेरस का कंटेंट भी ज़्यादा होता है मिडल सेंट्रल पार्ट में। अब मिडल पार्ट की बात आती है, इसको मेंटल बोलते हैं, पायरोस्फीयर भी बोलते हैं। इसमें सिलिकॉन रिच होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है इसमें। आउटर पार्ट जो हमारी अर्थ का है इसको क्रस्ट और लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। वाटरी पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज हाइड्रोस्फीयर। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, और गैसियस पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। तो ये तो सब फंडामेंटल चीज़ें होगी जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। अब बात आती है प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर एटलीस्ट किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, कैसे बना हुआ है, उस सब चीज़ को हम देख लेते हैं। देखिए, एटमॉस्फेयर जो आज का हमारा एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है। और एक चीज़ हमेशा रिमेंबर रखना, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कभी भी लाइफ अपने आप नहीं बन सकती। कहने का मीन्स क्या है, ऑक्सीडेशन जैसे हमने क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ टूटना। तो कोई चीज़ जब टूटती है तो लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हो सकता वहाँ पर। लेकिन वेरस जब हमारा एटमॉस्फेयर अगर रिड्यूसिंग होगा तो लाइफ का बनना पॉसिबल है। वो तो चलिए हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर की। जो आज का हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग है, इस वजह से लाइफ अपने आप नहीं बन सकती किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस से। लाइफ प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन सकती है, जिसको ओमनियस सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जो रुडोल्फ विर्को ने दिया था। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे हमारे जो एग्जिस्टेंस आज इस अर्थ पर बना हुआ है वो पता है किसकी वजह से बना हुआ है, नाइट्रोजन गैस, जो 78% है। अब आप कहेंगे नाइट्रोजन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है, वो हमारी नॉन रिएक्टिव गैस है। अगर इसके प्लेस में ऑक्सीजन अगर आ जाए, जिसका जो कॉम्बिनेशन 78% अगर हो, मतलब इसकी परसेंटेज अगर 78% हो, तो अगर आप सिंगल मैचस्टिक की मतलब तीली जिसको बोलते हैं, उसको अगर आप मतलब बर्न करेंगे तो उसके मतलब एक ही बार मतलब रब करते ही फॉस्फोरस पर, मतलब एक बार ही तीली को जलाते ही पूरा एटमॉस्फेयर, मतलब जितना भी हमारी ये जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस है वो एकदम फट जाएगी। मतलब गैस पूरी गैसेस में आग लग जाएगी, मतलब पूरी एटमॉस्फेयर हमारे लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर में सब में आग लग के सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन का ज़्यादा लेवल बढ़ना भी ठीक नहीं है और ज़्यादा घटना भी ठीक नहीं है। तो जो हमारा ये जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, इसमें नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काफ़ी सारी गैसेस को नॉन रिएक्टिव बनाए रखने में भी हेल्प करता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी नाइट्रोजन, सेकंड पर आती है हमारी ऑक्सीजन। अब थर्ड पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड आती है, तो आप गलत हैं। थर्ड पर आती है हमारी आर्गन।
ये हमेशा ध्यान रखना। 4th पर आती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और 5th नंबर पे अदर गैसेस आती हैं, H2O, वाटर वेपर्स वगैरह, ठीक है। अब बात आती है हमारे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। ये तो हमारा जो अभी हमने देखा वो आज का एटमॉस्फेयर था, लेकिन हज़ारों साल पुराना, बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो था हमारा वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। ये यहाँ पर मिट गया था इसलिए हमने ऊपर लिख दिया। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में क्या होता है, चीज़ें टूटती नहीं है, दो केमिकल्स आपस में मिलकर, मतलब अगर रिडक्शन होता है तो कोई नई चीज़ का फॉर्मेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होता है तो कोई एक चीज़ टूटकर दो चीज़ें बनती हैं। तो रिडक्शन में बनने की संभावना है, तो हमारा जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था उसमें फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। मेन गैसेस कौन सी थी, हाइड्रोजन थी, वाटर वेपर था, मीथेन थी, अमोनिया थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बाइड था, HCN, ये सारी गैसेस इनके कॉम्बिनेशन प्रेजेंट थे। और क्या है, ओरिजिन ऑफ दी पॉसिबल ओनली इन दी, हाँ वही जो मैंने अभी आपको बताया, ओरिजिन जो मतलब पॉसिबल है किसी भी लाइफ का बिना मतलब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के, वो सिर्फ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में ही पॉसिबल है। ये बात हमेशा आप रिमेंबर रखना। अब बात आती है ओरिजिन ऑफ लाइफ। द फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट्स इन द वाटर। पहली बार जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो पानी में हुई थी, ठीक है। वाटर क्रेडल ऑफ लाइफ भी बोलते हैं इसको। देयर इज़ नो लाइफ ऑन मून बिकॉज देयर इज़ नो वाटर ऑन मून। मून पर लाइफ इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर वाटर पॉसिबल है नहीं। O2 वॉज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब लाइफ का ओरिजिन हुआ तो उस टाइम O2 प्रेजेंट नहीं थी। वो सारे फैक्ट्स भी अभी हम देखेंगे, तब आपके क्लियर हो जाएंगे। अब बात आती है फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ जो हमारे इस प्लेनेट पर आया होगा, सबसे पहले हमारे कुछ बेसिक्स प्रोटीन्स बने, प्रोटीन्स फिर कॉम्बिनेशन बने, और मतलब जो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ है वो हम जनरली DNA RNA इसको ही बोलते हैं, मतलब जेनेटिक मटेरियल। DNA हो गया, RNA हो गया, कोई भी जेनेटिक मटेरियल वो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ है हमारी इस अर्थ पर। क्योंकि DNA या RNA वो मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन सबसे पहले तो RNA आया था। RNA वर्ल्ड की थ्योरी हमारी क्लास 12th में भी एक्सप्लेन कर रखी है। तो RNA और DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, वेयर इज RNA स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे, ये एक्चुअली मतलब कोडॉन्स की फॉर्म में, जैसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमारे लेटर्स होते हैं ABCD, ऐसे ही DNA की लैंग्वेज में कोडॉन्स होते हैं। कोडॉन्स 64 कोडॉन्स होते हैं। हमारे अल्फ़ाबेट जैसे 26 होते हैं तो वहाँ 64 होते हैं, और 3 कोडॉन्स मतलब एक कोडॉन्स के अंदर 3 लेटर्स होते हैं, AUG, UUG, मतलब इस तरीके से डिफरेंट लेटर्स होते हैं। और फर्स्ट 2 लेटर्स डिपेंड करते हैं कि किससे क्या बनने वाला है। तो वो सारी बात तो अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे जब पढ़ेंगे तब उसको देख लेंगे। लेकिन आपको मतलब क्लियर बता दिया कि DNA की वो मतलब DNA RNA मतलब एसिड, मतलब DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया, कोई भी जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन कैरी आउट कर सकता है और लाइफ को आगे प्रोसेस करवा सकता है। अब बात आती है हमारी इस अर्थ पर अर्ली मॉलिक्यूल्स लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट थे वो बने कैसे होंगे, तो उसको हम देख लेते हैं। क्योंकि हमारी अर्थ में ना तो वाटर था, ना ऑक्सीजन थी, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी। तो अब उसको हम देख रहे हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स कैसे हुआ होगा। देखिए गैसेस जो हमारे पास प्रेजेंट थी तब, मीथेन थी, अमोनिया थी, H2O मतलब वाटर जो था वो वेपर की फॉर्म में था, H2, कार्बाइड, CO2। और आपने मतलब आप इस टाइम में आपने मतलब जनरली नोटिस किया होगा, जैसे कि जब आप छोटे होंगे बचपन में, तब उस टाइम लाइटनिंग, जो इलेक्ट्रिक लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म होते हैं, तो ये बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट करते हैं, हाई इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो यही मतलब रिस्पॉन्सिबल था कि मतलब उसने इतना टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब लाइटनिंग, मतलब कुछ पॉसिबल रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पे, हाई वोल्टेज पे होती हैं। तो वो उस टाइम में जब हमारा उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर था, मतलब एटमॉस्फेयर तो हम नहीं बोल सकते, उस टाइम का जो हमारा पूरी अर्थ का जो मतलब कह सकते हैं एटमॉस्फेयर ही बोल लीजिए, मतलब आप मतलब जो गैसेस का कॉम्बिनेशन था और जो प्रेजेंट हमारी प्रीवियस अर्थ थी, तो वहाँ पर मतलब हमेशा लाइटनिंग होती रहती थी, रेन्स होती थी, लाइटनिंग होती थी, मतलब और टेम्परेचर बहुत हाई होता था। आपने देखा होगा वाटर वेपर अब कैसे फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि इतनी सारी गैसेस का जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन चल रहा था लाइटनिंग की प्रेजेंस में। तो आपने देखा होगा वाटर वेपर कैसे बनेगा। जब कोई भी आपने देखा होगा आपका जिसमें रोटी डालते हैं, तवा जिसको बोलते हैं, उस पर अगर आप कभी भी अगर आप वाटर की ड्रॉप डालेंगे तो वो बबल बनकर रोटेट कर और वाटर वेपर बन जाता है। सेम कंडीशन तब वहाँ पर हुई होगी। तो वाटर इवेपोरेशन एंड कंटिन्यूस रेन,
बारिश होती रही इसी तरीके से, कंटिन्यूस रेन होती रही, लाइटनिंग होती रही, इलेक्ट्रिक शॉक प्रेजेंट थे एटमॉस्फेयर में, वोल्केनो इरेप्शन होते रहे, यूवी रेस और कॉस्मिक रेस तो उस टाइम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी क्योंकि हमारी ओजोन लेयर का था फॉर्मेशन नहीं हुआ था। द फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लाइसिन, लाइसिन्स एंड सिंपल शुगर्स। तो इन सारे कॉम्बिनेशन से मिलकर हमारे पास में ऑर्गेनिक एसिड्स बनने लगे, अमाइनो एसिड्स बनने लगे। उन सब चीज़ के बारे में हमने जैसे कि अभी डिस्कस किया। अब इसको हम देख लेते हैं। अब जब ये मॉलिक्यूल्स बने तो इन्होंने अपने आप को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स किया और फिर क्या फॉर्मेशन हुआ हमारे पास में, पॉलीसेकेराइड्स बन गए, फैट्स बन गया, न्यूक्लियोसाइड्स बन गए, न्यूक्लियोटाइड्स बन गया, प्रोटीन, डीएनए, और इस तरीके से डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। मतलब फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स बनने लगे जो कि एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन कैरी आउट कर सकते थे। अभी तक मतलब कोई लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आई थी, लेकिन हाँ ऐसे प्रोटीन्स बनने लगे थे जो इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब यही सेम चीज़ को यूरे एंड मिलर, जो फेमस एक्सपेरिमेंट क्लास 10th में भी है, 12th में भी है, तो इन्होंने उसको प्रूव करके दिखा दिया एक्सपेरिमेंटली। वो सारी कंडीशंस उन्होंने लैब में प्रिपेयर करी, जैसे कि इन्होंने कंफर्म किया, वही लाइटनिंग प्रोड्यूस की, डिफरेंट गैसेस लिया और इलेक्ट्रोड्स बनाए, हाई वोल्टेज बनाए, और उसको फिर मतलब सारा सॉल्यूशन जो उससे कैरी मतलब प्रिपेयर्ड किया, उसको फिर उन्होंने एक बीकर या कंटेनर बोल लीजिए उसमें मतलब रखकर, और वो सारे मॉलिक्यूल्स मतलब उस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखना, क्लास 11th में भी नहीं इसको दे रखा है उस, और 12th में भी नहीं दे रखा है। मतलब जनरली उस टाइम का जो यूरे और मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है, ये इतना बड़ा जो इन्होंने सेटअप अरेंज किया है, इसको अरेंज करने का सिंपल सा मेथड ये था, इन्होंने एटमॉस्फेयर को रिड्यूसिंग बनाया। क्योंकि आज का जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है वो कैसा है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग है। तो ऑक्सीडाइजिंग में कभी भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, लाइफ को बनाना पॉसिबल नहीं है। लाइफ जो बन गई है वो तो मतलब कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन रह सकती है, लेकिन लाइफ को बनाना इतना पॉसिबल नहीं है। तो मिलर और यूरे ने इसको प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली। और ये हाइपोथेसिस दी किसने दी, ये हेल्डाने, ओपेरन एंड हेल्डाने ने ये हाइपोथेसिस दी थी कि हम लाइफ को कैसे बना सकते हैं। तो ये बेसिकली उन्होंने बताया था और इन्होंने इसको प्रूव करके दिखाया। एनर्जी एक्टिंग ऑन अ गैसेस इन द अर्ली एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इन्होंने ओपेरन और हेल्डाने ने बताया कि मतलब जो एनर्जी वहाँ पर उस टाइम प्रेजेंट थी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में, उसके कॉम्बिनेशन से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने रहे। और इनका हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए फाइनली इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट है, इसमें वाटर है, ये बॉईल कर रहा है, ये H2O, CH4, मीथेन, इलेक्ट्रोड्स, हाई वोल्टेज फ्लो मतलब कंडेंस्ड कूल वाटर का। फिर उसके बाद में इसको एक कंटेनर में इन्होंने स्टोर कर लिया, और इसमें जैसे कि हमारे लाइसिन और आर्जिनिन मतलब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए, ये सारी चीज़ें इसमें बनी। ओके, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। बाकी ध्यान से आप लोग पढ़िए, कुछ प्रॉब्लम आने वाली नहीं, बेसिक से एकदम एडवांस तक जाएंगे। ये देखिए जो ओरिजिनल इनका सेटअप था ना यूरे एंड मिलर का, ये है वो सेटअप जो इन्होंने लैब में प्रिपेयर किया था, तब देख लीजिए आप। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। द फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल्स। अब पहला लिविंग मॉलिक्यूल क्या था, अभी सेल नहीं बनी है, अभी लिविंग मॉलिक्यूल्स बने। मॉलिक्यूल्स जैसे कि हम लोग एटम्स पढ़े थे, एटम्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड्स बनते हैं। तो हमारे पास जो पहला लिविंग मॉलिक्यूल्स था वो क्या था। लेकिन अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना, बायोलॉजी की लैंग्वेज में मॉलिक्यूल्स का मीन्स यहाँ पर वो नहीं है आरएनए मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अगर आप मॉलिक्यूल्स डीएनए आरएनए जो है वो खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। इसके पास में पेंटोज शुगर भी है, फॉस्फेरिक एसिड भी है, तो वो सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके पास में। प्रोबेबली ऐसा माना जाता है सिंपलर देन डीएनए, डीएनए से सिंपलर हो, सेल्फ रेप्लिकेट करता था, स्टोर इन्फॉर्मेशन थी, डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। मतलब पहले की जो लाइफ थी वो ऐसी पॉसिबल हाइपोथेसिस इसलिए बनाई गई क्योंकि बनाई क्या गई मतलब इसको प्रूफ भी करने की काफ़ी बार कोशिश की गई है कि वो आरएनए हो सकता है। डीएनए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो आरएनए है वो मतलब ईजिली रेप्लिकेट कर जाता है और इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता है और कैटलिस्ट के जैसे ही वर्क कर सकता है। कैटलिस्ट के जैसे वर्क करना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गई उस टाइम पे एक जेनेटिक मॉलिक्यूल की, क्योंकि कैटलिस्ट वहाँ पर ईजिली अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि मतलब बॉडी जैसा तो कोई कॉम्बिनेशन था नहीं, सेल्स बनी नहीं थी तब, तो इसलिए आरएनए को मोस्ट प्रोबेबली माना जाता है कि यही जेनेटिक मटेरियल था।
तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना? प्रोजीनोड वॉज द फर्स्ट प्रिमिटिव और एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स। प्रोजीनोड कहने का मीन्स क्या है? ये प्रोकैरियोट्स नहीं है, प्रोकैरियोट्स से भी पहले प्रोजीनोड्स बने थे। दीज वर कीमोहेट्रोट्रॉप्स। कीमोहेट्रोट्रॉप्स का मीन्स पता क्या है? अब आप लोग ये मत समझना कि ऑटोट्रॉप्स और जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, अगर आपसे मैं भी क्वेश्चन पूछूं जनरली कि सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी मतलब हमारे इस अर्थ पर बने होंगे तो वो क्या होंगे? मोस्ट प्रोबेबली आप कहोगे कि वो ऑटोट्रॉप्स होंगे, लेकिन या हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। लेकिन जो पहले सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स बने थे, जो अभी तक की हमारे पास रिसर्च और डेटा एनालिस्ट करने के बाद में जो अवेलेबल है, उसमें ये बताया जाता है कि हमारे जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने वो कीमो हेट्रोट्रॉप्स है। कीमो मीन्स क्या था? केमिकल्स को खाते थे, क्योंकि हमारी उस टाइम अर्थ पर इतना केमिकल्स एक्यूमुलेट हो चुका था, क्योंकि हर जो चीज़ अवेलेबल होगी उसको कंज्यूम करना आसान है, और फिर उसी के हिसाब से सारा मतलब मल्टीप्लिकेशन रेप्लिकेशन चलता गया, डीएनए में आरएनए में इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती गई। तो जो पहले ऑर्गेनिज्म बने वो केमिकल को खाकर अपनी रिएक्शंस को करते थे और अपनी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते थे। सूपी सी इज़ अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका न्यूट्रिशन पहले लाइफ सबको पता है कि वाटर में थी। जो हमारा समुद्र होते थे वो एक जैसे कि सॉस होती है, मतलब पूरे सूप के जैसे होते थे, और मतलब हमेशा उबलते रहते थे। बहुत हाई टेम्परेचर रहता था, जैसे आपने कुछ मूवीज़ में देखा होगा, फिक्शंस में देखा होगा कि वाटर बॉयल केमिकल्स बॉयल कर रहे हैं, वो कंडीशंस हमारे ओशियंस में होती थी तब। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, और हाँ वो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन करते थे ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। जब इन्होंने मतलब इतने लार्ज क्वांटिटी में मतलब ये कंजप्शन करते गए, उसके बाद में क्या होता है, एक टाइम ऐसा आएगा कि केमिकल्स की क्वांटिटी कम होने लगेगी। तब उनको ये ऑर्गेनिजम्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको मर जाना है या फिर मतलब एडेप्ट करना है। जिन्होंने एडेप्ट किया फिर वो ऑटोट्रॉप्स बने, और फिर मतलब क्वांटिटी कम पड़ी तो कुछ हेट्रोट्रॉप्स बन गए, कुछ ऑटोट्रॉप्स बन गए। ये चेन चलती रही। अब ओल्डेस्ट फॉसिल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें क्या है? स्टोमेटालाइट्स। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक अ न्यूक्लियस और अदर्स ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोट सेल्स जो होते हैं तो उनके पास में सबको पता है, प्रो मीन्स ओल्ड और कैरियोट्स मीन्स डीएनए हो गया, सॉरी मतलब कोई भी न्यूक्लिक एसिड्स। तो जो प्रोकैरियोट से जो सबसे पहले के उसको हम स्टोमेटोलॉइड्स बोलते थे, और ये जो स्ट्रक्चर्स दिखा रखे ये सब वही प्रोकैरियोट्स हैं, और देखने में कैसे लग रहे हैं? वो माउंटेन जैसे। तो ये प्रोकैरियोट्स हमारी आज की डेट में जब हम पढ़ते हैं तो सेल्स जो होती हैं प्रोकैरियोट्स होती हैं, यूकैरियोट्स होती हैं, और हायर लेवल पे पढ़ेंगे तो मीसोकैरियोट्स भी होती हैं। जनरली 11-12 तक ये बात नहीं की जाती है कि मीसोकैरियोट्स के बारे में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके बारे में। प्रोकैरियोट्स मीन्स ओल्ड सेल्स, यू मीन्स न्यू सेल्स और एडवांस सेल्स, और मीसो मीन्स इनके बीच की। देखिए प्रोकैरियोट्स में जो हमारा डीएनए होता है वो नेकेड नहीं होता है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं होते हैं। यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए हमारा नेकेड होता है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। लेकिन मीसोकैरियोट्स में क्या होता है? डीएनए तो मेम्ब्रेन बाउंड होगा और नेकेड भी होगा, लेकिन वो उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। वो तो इतना सा डिफरेंस है। और ये डायग्नोफ्लेजिलेट्स, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, डायग्नोफ्लेजिलेट्स या यूग्लिना के अंदर पाए जाते हैं। वो हम कंफर्म कर लेंगे जब अपना रिस्पेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे। बाकी हम आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। अब हमने देख लिया कि कैसे सेल्स बनी, प्रोकैरियोट्स कैसे बने। अब हम लाइफ पर आ गए। तो अर्ली सेल्स इन एनर्जी, इनको एनर्जी कैसे मिलती थी? अभी जो मैंने बताया हेट्रोट्रॉप्स हाइपोथेसिस, हेट्रोट्रॉप्स को प्रूव करने की जो हाइपोथेसिस है वो किस बेसिस पे? द फर्स्ट सेल्स वर हेट्रोट्रॉप्स ईटिंग द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स इन द अर्ली ओशंस। ऐसा कहा जाता है जो फर्स्ट सेल्स थी वो हेट्रोट्रॉप्स थी, और वो जो हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स थे हमारे ओशियंस में, उनको खाकर मतलब अपने जीवन को कैरी आउट करते थे। Only when they had eaten most of the available food did autotrophs starts to become abundant। अब ऐसा माना जाता है कि मतलब जब जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स और हमारे पास में जितने भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स थे ओशंस के अंदर, जब वो कम उनकी क्वांटिटी मतलब एक अमाउंट के बाद में कम होने लगी होगी तो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हुई होगी, या मतलब वो जितने ऑर्गेनिजम्स पे सर्वाइव कर रहे थे कीमो हेट्रोट्रॉप्स, उनकी डेथ होने लगी होगी। तो फिर क्या हुआ उसको हम अभी देख रहे हैं। तो उसकी वजह से मतलब ऑटोट्रॉप्स मतलब फिर कुछ ऐसे जीव बने होंगे जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करने लगे, तो वो ऑटोट्रॉप्स बन गए। ओके, अब ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन।
ऑटोट्रॉफ्स जब बने मतलब उनकी क्वांटिटी कम होने की वजह से मतलब जब दूसरे जो जीव मतलब क्योंकि इनके पास दो ऑप्शन थे, या तो मर जाएं या फिर मतलब कुछ ऐसा करें जिससे कि उनका सर्वाइवल और मेंटेन मतलब उनकी लाइफ मेंटेन रह सके। तो एक चीज़ हमेशा आप रिमेंबर रखना कि आप जिस स्टेज में आ जाएँ, आप अब क्या हैं, आप होमो सेपियंस हैं। तो होमो सेपियंस को आपको ऐसे ही नहीं बन गए, देख रहे हैं आप मतलब कहाँ से किस मॉलिक्यूल से कैसे करके हम इतनी बड़ी लाइफ में आए हैं, और इस लाइफ को आप मतलब 2 मिनट में बर्बाद करने की सोचते हैं। दैट्स नॉट फेयर। आई रीड्स मैसेजेस फ्रॉम सम ऑफ योर स्टूडेंट्स, दैट इज़ नॉट फेयर। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो उस सब को छोड़िए, क्योंकि जिस दिन आप मतलब ये नीट क्लियर कर लेंगे उस दिन आप खुद ही एक अलग पर्सनैलिटी बन जाएंगे, आप पूरी भीड़ से खुद ही अलग हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन इज़ अ रिएक्टिव एंड दस टॉक्सिक्स टू मैनी अर्ली ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन जो था, जैसे कि हमने जाना कि उस टाइम पे जब नाइट्रोजन मतलब इतनी क्वांटिटी में नहीं था, तो बहुत टॉक्सिक भी था, ये हाईली रिएक्टिव भी था। When oxygen concentration became significant about 2 billion years ago, the organisms either became extinct and adapted to the aerobic respiration। अच्छा, मतलब ये केमिकल्स रिएक्शन चलती रही, कुछ जो बैक्टीरियाज मतलब कीमोहिटोट्रॉप्स थे, उन्होंने मतलब बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज़ करनी स्टार्ट कर दी। तो ऑक्सीजन रिलीज स्टार्ट कर दी तो मतलब लाखों सालों तक मतलब वो उनकी लाइफ प्रोसेस चलती रही। तो उसकी वजह से हमारी अर्थ पर काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में ऑक्सीजन मतलब रिलीज़ हो गई। तो फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स ने ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। वहीं से मतलब स्टार्टिंग होती है ऑटोट्रॉप्स की और हेटरोट्रॉप्स की। अब यूकैरियोट सेल्स क्या होती हैं? सेल्स विद अ न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो सेल्स होती हैं, यू मीन्स क्या होता है, न्यू और एडवांस, ठीक है, न्यू और एडवांस। और आपको मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा जानकर, जो हमारी पहले की अर्थ थी उसको ऐसा 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 हम बना ले रहे हैं। आप कहेंगे क्या पागल हो रहे, ऐसी अर्थ थी हमारी? नहीं, इसमें से बेटा वाटर निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, ये वाटर फिल कर लीजिए तो हमारी अर्थ गोल हो गई। ओके, सिंपली। फर्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड अराउंड 750 मिलियन ईयर्स एगो। तो हमारी जो फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, वो 750 माया ईयर्स एगो थे, मिलियंस ईयर्स एगो थे। ओके, मतलब 750 मिलियन ईयर्स एगो, अराउंड 7.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारी फर्स्ट लाइफ के जो सिम्टम्स जो डायग्नोसिंग हुई, मतलब पता लगाया गया, उसकी रिसर्च हुई, तो उसमें मतलब जो फॉसिल्स मिलते हैं वो 750 मिलियन पुराने हैं। और मिलियन ईयर्स एगो को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं MYA, माया। इससे आप कंफ्यूज मत होना, कभी भी एग्जाम में जैसे लिख कर आ जाए 7.5 MYA, तो आप माया को सोचें कि ये क्या है, ये मिलियन ईयर्स एगो की शॉर्ट फॉर्म है। और उसके बाद की जो बात आती है, रेस्ट इज हिस्ट्री। बाकी क्या है, जो आज तक मतलब उसके बाद जो चला वो ही हिस्ट्री है, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे का फॉर्मेशन हुआ, और ये थोड़ा सा आपको देख लीजिए, क्लास 12th में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो डिफरेंट टाइप्स हैं इनके, मतलब कौन सी एज में क्या हुआ, कैसे कौन से ऑर्गेनिजम्स कैसे मतलब उन्होंने अपनी लाइफ फॉर्म चेंज की, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में उनका मतलब डाइवर्जन हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी ये खाली ओवरव्यू आपको दे दिया था। नाउ वी नो डेट हाउ सेल्स केम टू द अर्थ। और आज हम जान चुके हैं कि सेल्स हमारी अर्थ पर कैसे आए। जब आज हमको ये पता चल गया कि सेल्स हमारी अर्थ पर कैसे आई, तो हम कैपेबल हैं द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ने के लिए, हम कैपेबल हैं कोई दूसरे चैप्टर्स पढ़ने के लिए। तो आज हमने बेसिक्स फंडामेंटल्स को क्लियर किया, मतलब कैसे हमारी इस अर्थ पर लाइफ आई। तो हम अब अपनी क्लासेस को दो सीरीज़ में डिवाइड करेंगे। पहली सीरीज़ होगी जिसमें हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट करेंगे। दूसरी सीरीज़ में हम क्लास 12th का कोई चैप्टर लेंगे, और क्लास 11th का चैप्टर मतलब अल्टरनेट डेज पे चलता रहेगा, जिससे कि आपके बेसिक्स और आपके जैसे किसी के बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं, किसी की स्कूल की क्लासेस है, या किसी की कॉलेज की क्लासेस हैं, तो वो मतलब सबका मतलब बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। चलिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। और एक बात, इन सारे लेक्चर्स के बाद में आपको गूगल फॉर्म्स मिलेंगे, उसमें आपके जो DPS, जैसे कि आप जनरली मैं आपको ऐसे प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि अभी हमारे पास इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपली गूगल फॉर्म्स में अपने MCQs कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे डेली ही मतलब कुछ क्वेश्चंस, अराउंड 20 क्वेश्चंस बायोलॉजी में डेली आएंगे ही आएंगे, और आ भी रहे हैं, बच्चे करते हैं। तो उसमें मतलब आप क्विज के जैसे उसको डेली कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो भी हम कराते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि अगर आलतू फालतू के क्वेश्चंस लगाएंगे तो उससे कोई कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आपको बेसिक पैटर्न नहीं पता होगा एग्जाम का, कि एग्जाम में पूछने क्या जाने वाले हैं, तो फिर प्रॉब्लम होगी। ओके,
चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हैव अ ग्रेट डे है।